दोस्तों आप अब तक आपने सिर्फ मुंबई का जैम सुना होगा, बेंगलुरु का सुना होगा। तो ये नोएडा का जैम है। पिछले 1 घंटे से हम लोग मुश्किल से 5 या 6 किलोमीटर की दूरी तय किए होंगे। तो अभी ये कितना टाइम हो रहा है, लगभग 9 बज रहे हैं। और ये सिर्फ 9 बजे से जैम नहीं लगा हुआ है, बहुत पहले से जैम चल रहा है। लाइक जैसे ऑफिस आवर्स खत्म होते हैं, ऑफिस आवर्स खत्म होते हैं 5 बजे से लगना शुरू हो जाता है यहाँ पे। सो हम आ रहे थे तब भी इस तरह का जैम लग रहा था, और हम रिटर्न जा रहे हैं आनंद विहार से, पूरा रास्ता ऐसे ही जैम है। तो मैं बार बार कहता हूँ, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आप एक ही जगह पे लाके दे देंगे तो यही होगा फिर। तो इसी चक्के की वजह से यहाँ जाम रहता है, क्योंकि दोनों एरिया की गाड़ी पास करानी होती है ना, वो घूम के आ रही होती है ऊपर से। कहाँ से? और वो घूम के आ रही होती है ऊपर से। अच्छा, वो 16 वाले। हाँ, और ये सीधा आ रही होती है दिल्ली से। बस वाला कितना गंदा चला रहा है कहीं। अरे ये तो इनको तो लगता है हम ऐसे ही चला, यही सही चीज है। देखो कैसे ब्रेक लगाने पर। और मैं इन बसों को देख के आपको एक चीज बताता हूँ। इन बसों का मैं अभी एक वीडियो दिखाऊंगा आपको। वो 0 पॉइंट पे, 0 पॉइंट कहाँ पड़ता पता है? जहाँ से ताज एक्सप्रेस से शुरू होता है। अभी हम जाएंगे ना जहाँ पे अपन वो गोल पे मुड़ते हैं, नॉलेज पार्क के पास। अच्छा। तो ये देखो, आप बसों के ऊपर आप वेट देखो कैसे पास हो रही है। पीछे ट्रैफिक पुलिस खड़े थे 2 बंदे। आप देखो बस के ऊपर कितना वेट लगा हुआ है। हाँ, दिख रहा है यार, पूरा उसने टावर खड़ा कर रखा है बंदे ने। वो तो किसी एरिया में जहाँ पे ऊपर बैरिकेड से लगे रहते हैं, पास ही नहीं हो पाएगी। नहीं, पास हो जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल एग्जैक्टली नाप के लगाए होते हैं कि इससे ऊपर नहीं लगाना। उनको पता है कि इतने फीट पे सारे। आप देखो, आप आगे देखो, अभी वो जो ऊपर जो बोर्ड लगा हुआ है ना, जो ये इतना किलोमीटर, वो इतना किलोमीटर। अच्छा, तो इतने तक ही है। वो नाप के इतना प्रिसाइजली लगाते हैं, आराम से निकल जाता है उस पे। ये तो अच्छा, ये आधा ही है ना, पूरा मिलेगा आगे। हाँ, देखो निकल गई। ये तो निकल जाएगी, आधा लगा हुआ था ना। अभी आगे देखो पूरे जिस पे लगा हुआ। तो यही होता है, अब दुनिया की सारी चीजें आप एक ही जगह लगा दीजिए, सारे कंपनीज एक ही जगह, सब कुछ एक ही जगह, यही होगा। आप चाहे जितनी मर्जी आप रास्ते बना लो, 10 ट्रैक, 12 ट्रैक, 15 ट्रैक, 20 ट्रैक, ऐसे ही होंगे एक टाइम पे चीजें। देखो निकल गई ना। बिल्कुल उसी एज पे है। एनसीआर में इस तरह से बसें निकल रही हैं। आप देखो कितना जंप मार रहा है बस उसका। और मुझे तो अंदर भी ऐसा लग रहा है बहुत लोग बैठा रखे हैं इन्होंने। बहुत, वो तो वेट से ओवर वेट तो होता ही है। इनके टायर्स देखोगे ना, आप जगह जगह सिल के चलाते हैं ये लोग। तो ऐसे तो एक्सीडेंट होने का बहुत खतरा है इन बसों में। एक्सीडेंट आए दिन यार, ताज एक्सप्रेस पे आए दिन एक्सीडेंट होते हैं ब्रदर, ऐसे ही आए दिन ऐसे ही होता रहता है। बताओ, मेरे को तो वही बस ठीक लगती है। और आप सोचो ये चीज कहाँ पे हो रही है? एनसीआर में। दिल्ली से ये बसें आती हैं, लाइक आनंद विहार वगैरह से, कश्मीरी गेट से निकलती हैं। सॉरी, कश्मीरी गेट से ये बसें निकलती हैं और दिल्ली क्रॉस करती हैं। मतलब ये कश्मीरी गेट पे अलाउड है ऐसे भरना? हाँ भाई, ऊपर के पेड़ टच हो रहे हैं। आप देखो ऊपर से निकला ये। इतना इन्होंने नाप के लगा हुआ है। मुझे लगता है इन्हें पता होगा कि ये जो बोर्ड होते हैं वो इस हाइट पे लगे होते हैं। अब ये हॉर्न मार रहा था बंदा, बताओ ये कहाँ निकल रहा है? सही निकल जा भाई, जा। बहुत जल्दी में रहते हैं ये। इनको पता होता होगा कि बोर्ड की इतने हाइट पे लगते हैं, तो हमें इतना हाइट पे सामान लगाना। देखो यार बस कैसे हिल रही है भाई। इसके तो आगे भी मत जाना। रहने दो, इसके औरा में भी मत जाओ फास्ट। ये देखो यार, वो वीरान सा पड़ा हुआ है, सुपरनोवा। भाई लाइट तो जला देते उसमें। देखो कहीं लाइट जल रही है। घुमाओ कैमरा उस तरह। हाँ बिल्कुल। आगे ये देखो गाइस, ऊपर जो आप देख रहे हैं ना, वो है सुपरनोवा। जो बिल्डिंग दिवाली ऊपर जहाँ तक लाइट दिख रही है वही तक है। तो आपको जहाँ तक लाइट दिख रही है वहां तक तो बन रहा था। उसके ऊपर जब बनने से पहले ही वो दिवालिया घोषित हो गया, तो सारे फ्लैट फंस गए। मुझे आई थिंक जिनके फ्लैट्स है बस उनके जो लोग रहते होंगे ना, उनके ही लाइट जल रहे हैं सिर्फ। अब वहाँ पे कौन रहेगा इस आधी बनी हुई बिल्डिंग में? अरे आधी बनी हुई से क्या लेना, जिसने 3 करोड़ 4 करोड़ लगाए हैं भाई।
वो तो रहेगा ही, वो जाएगा कहाँ रहेगा नहीं, तो मेरे को बताओ। सही कह रहे हो। इन्होंने 3-4 करोड़ रुपए फूके हैं यार। अब यहाँ से जो है रास्ता जो है बिल्कुल मतलब थोड़ा सा खत्म है, यहाँ से अब जाम नहीं मिलता है। हाँ, यहीं तक कंजस्टेड रहता है, फिर आगे खुल जाता है ये बोटानिकल के पास वाला एरिया, इससे आगे पूरा जाम, क्योंकि अब ये खत्म हो रहा है। इसके आगे कोई डेवलपमेंट मतलब उस तरह का एरिया है नहीं। नोएडा अगर मेनली देखें तो इधर से नोएडा खत्म होने लगता है, इधर क्राउड ही नहीं है यार, तो होगा कहाँ से? क्राउड खत्म, वो खत्म। इधर आजू बाजू सोसाइटी जी नहीं बनी है, थोड़ा बहुत आगे तक मिलेगा, फिर उसके बाद खत्म। तो आप उस देखिए बस अभी भी आपको नजर आ रहा होगा, भागती हुई जा रही है। वो सिर्फ एक बस नहीं है ना, वो सिर्फ एक बस नहीं है। अभी मैं दिखाऊंगा ऐसे कम से कम 10, 12, 15 बसें हमेशा मतलब वहाँ 0 पॉइंट पे खड़ी रहेंगी, जो रात को निकलती है बिहार साइड के लिए। तो इतना लोडिंग होता है, इतना मतलब गलत तरीके से उन बसों को ले जाया जाता है। और ये कितने सारे टोल प्लाजे पड़ते हैं जहाँ पे कैमरे में उनके फोटोज आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। कुछ नहीं होता यहाँ, कुछ भी नहीं होने वाला। सही कह रहे हो आप। जो आम इंसान की जिंदगी की कीमत है ना, एंड प्लीज डू नॉट कनेक्ट दिस विथ एनी पार्टी, यू नो, विथ एनी स्टेट गवर्नमेंट और एनी गवर्नमेंट। इन सब चीजों से तो हम लोग बहुत ऊपर हैं। इन सब चीजों से हम न्यूट्रल लोग हैं, हमें नहीं कोई परवाह पार्टी की, कोई इस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है उसको। हम जनरल बात कर रहे हैं कि पब्लिक के लिए क्या कन्वीनियंसेस है, पब्लिक के लिए क्या सोची जा रही है, सब चीज आपके सामने है। उस हिसाब से तो दिक्कत है। और एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये जो पेड़ देख रहे हैं ना, तो जब बारिश होता है तो कभी भी अगर आप नोएडा साइड आए, कभी भी आप नोएडा साइड आए, सपोज बारिश शुरू हो गया, कोशिश करें बीच के लेन में रहने के लिए, है ना। कोशिश करें जितना हो सके बीच के लेन में रहने के लिए, क्योंकि ये जो पेड़ है क्या होता है, बारिशों में ये गिरते पड़ते रहते हैं। लाइक आप देखोगे हर 500 मीटर पे एक पेड़ गिरा। अब सपोज आप गाड़ी चला रहे हो, ये कोई पेड़ जो है नीचे लुढ़क जाता है। अब गिरते इसलिए हैं, देखो जब आप पेड़ को लगा के ऐसे छोड़ देते हो नॉर्मल लैंड पे, तो बहुत धीमे उगता है, उसको पानी भी बहुत नॉर्मल मिल रहा है, खाद वगैरह बहुत कम मिल रहा है, अपने आप से ग्रो करता है, तो उसकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। अब ये क्या है कि प्लांटेशन किया गया है ना, जब ये रोड बन रहा है तो ये पेड़ पौधे लगाए गए हैं और इनको पानी दे दे के सींचा गया, तो इनकी जड़ कमजोर है, इनकी जड़ें कमजोर हैं और ये उग तो गए हैं पूरे अच्छे से, तो ये ऊपर बहुत जल्दी भग गए और नीचे इनकी जड़ें जो है बहुत कमजोर रही। ये तो देखो भाई, ये बस वालों को देखिए, ये नहीं बस वो जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। अब ये बस देखिए, WWW। ये देखो कितना वेल्डिंग मारा गया भाई साहब, ये देखो कितना वेल्ड मारा गया इसके ऊपर। मतलब मैं सच बता रहा हूँ, अगर सही से इंस्पेक्शन हो जाए ना, इस बस में कम से कम 500 कमियां होंगी, जिसकी वजह से ये रोड पे चलने लायक नहीं होगी। पहली कमी तो यही है, हॉर्न जो बजा रहा है इसमें, ऐसा हॉर्न। हाँ वो तो ठीक है, वो तो समझ ही रहे हैं। लाइफ थ्रेटनिंग जो चीज हो सकती है ना, इससे पैसेंजर्स के लाइफ को खराब हो, मतलब लाइफ को डेंजर हो सकता है, उन चीजों को आप कोऑपरेट नहीं कर सकते। सफर नंबर है इसका, सफर एक्सप्रेस प्राइवेट। यूपी की गाड़ी है क्या? UP 78। वो आप UP 78 मत देखो, ये नंबर कभी मैं खेला बता रहा हूँ आपको। मैं एक बार वृंदावन था, ठीक है, और वृंदावन से जाना था मेरे को गोरखपुर, ठीक है। अच्छा। तो जब भी जाना होता है तो अपन क्या करते हैं, एक्सप्रेसवेज पे आ जाते हैं। सो बसों के नंबर के बारे में आपको एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ कि मैं वृंदावन था और वृंदावन जाना था मेरे को, कहाँ, गोरखपुर। सो मैंने क्या किया, मैं एक्सप्रेसवे पे आ गया, है ना, वहां से बसें मिल जाती हैं, ठीक है। एक्सप्रेसवे तो भगती रहती है बस हर मिनट। तो अब मेरे को वहां से जाना था गोरखपुर, तो वहां का मैंने नंबर देखा, वो था नागालैंड का। कहाँ का? नागालैंड का बस का नंबर था उसका। मैं पूछा भैया ये चक्कर क्या है, नागालैंड का नंबर क्यों है आपका? तो कह रहा नहीं, गाड़ी तो यहीं की है, मालिक यहीं का है, नागालैंड में हमें वो कम पड़ जाता है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस। रजिस्ट्रेशन चार्जेस क्या होते हैं यार? मतलब कि गाड़ी का जो RTO देना पड़ता है, RTO वगैरह देना पड़ता है, ओके। वो उनको उधर बहुत कम पड़ जाता है।
सो आप इस रूट पे नोएडा से बिहार, मतलब एनसीआर से बिहार वाले रूट पे आप बस के नंबर देख कर ये मत तय करो ये बस यहाँ की है। ओके, मैंने ट्रांसपोर्ट ट्रक्स बहुत देखे हैं नागालैंड नंबर के, NL यहाँ बहुत घूमते हैं, थोड़ा सीधा करके बस। तो ये चक्कर है कि नागालैंड मिलेगा आपको, आसाम लिखा मिलेगा। हाँ। तो गाड़ी यहाँ से लेते हैं और रजिस्ट्रेशन वहां से कराते हैं। अरे यार ये तो बड़ा था, मतलब चलाते उसे इसी एरिया में ही है? चलाते इसी एरिया में। हाँ। ओके, वो चाहे जैसे मर्जी चलाते। तो उसने बताया था कि हम ऐसा करते हैं ताकि रजिस्ट्रेशन में 2-3 लाख रुपए बच जाते हैं, क्योंकि अब बस देखो 40 लाख का कोई बस ले रहा है तो उसका रजिस्ट्रेशन चार्ज तो बहुत आता होगा ना यार। हाँ तो होगा, उसमें 2-3 लाख बचाना, तो अब ये भी मेरे को समझ नहीं आता क्या क्यों बच जाते हैं। अलग अलग स्टेट के अलग अलग चार्जेस हैं। चार्जेस वगैरह तो ठीक है, लेकिन ये बस जिस तरह से ले जाते हैं भाई साहब। ये वही बस है, दूसरी है ये? नहीं ये वही है। नहीं ब्रदर, दूसरा है। आप कैमरा घुमाओ अब बस। हाँ, आप स्क्रीन फ्लिप कर दो ना, उसको ऐसे रहने दो। ये देखो आप, वरुण ट्रेवल्स, इसके ऊपर आप देखिए कैसे वो लोडिंग की गई है, सेम एग्जैक्टली जैसे आगे वाली बस थी। अब ये क्या है लोडिंग का चक्कर, जैसे कि यहाँ से सपोज ये गाड़ी जा रही है और ये गाड़ी होते हुए जाएगी मान लो गोरखपुर, ठीक है। तो यहाँ से बंदे सामान लोड करते हैं और सीधा अगले दिन वहाँ पे उतार देते हैं ट्रांसपोर्ट नगर या कहीं भी बीच में। सपोज बीच में आपका लखनऊ से आगे ही पड़ गया, अब रात को लखनऊ तो आउटर से निकाल लेते हैं, तो सीधे सीधे सुबह सुबह जो है गोरखपुर से इनकी डिलीवरी शुरू होती है। कि गोरखपुर कुछ सामान उतार दिया, या फिर जहाँ से बन के चलती होंगी ना बसें, सपोज ये बिहार से सीवान से आ रही है या गोरखपुर से ही बन के आ रही है, तो वहाँ के व्यापारी जो है ऐसे सामान मंगाते हैं। ओके, तो इन बस में आते हैं वो। हाँ, तो वो क्या होता है कि नॉर्मल कुरियर से मंगाएंगे तो थोड़ा ज्यादा दिन लगेगा। अब वो क्या करते हैं, इनसे मंगाते हैं। इनसे मंगाने पे ओवरनाइट आपको एक रात के बाद डिलीवरी मिल जा रही। तो क्या बीच में बैरिकेड्स पे चेक नहीं होती है? अरे नहीं चेक होती है भाई, ये जगह जगह टोल प्लाजे से गुजर रही है। सोचो बस यहाँ से मैं बता रहा हूँ कितने पड़ेंगे आपको। ताज एक्सप्रेस पे तो चला गया, यहाँ इस पे नोएडा एक्सप्रेस पे तो कोई टोल है नहीं। ताज पे पहुंच गए, ताज पे मिलेंगे आपको, पहला मिलेगा जेवर, दूसरा मिलेगा वहाँ पे मार्ट पे पड़ेगा मथुरा से पहले, तीसरा मिलेगा वहाँ पे आगरा से पहले, 3, फिर एक रिंग रोड का टोल प्लाजा, 4 ये हो गए। और उसके बाद आपका आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, वहाँ पे तो एंट्री और एग्जिट पड़ना ही है। उसके बाद आप गोरखपुर तक 4-5 टोल प्लाजा और देख लो। इतने सारे जगह से ये गुजरती है बस। और सबसे बड़ी बात कि नोएडा के बॉर्डर से गुजर रही है। नोएडा में तो दिल्ली नोएडा बॉर्डर से गुजर रही है। तो आप लोग और हम लोग तो भाई मतलब क्या कहें, मतलब हम लोग बेवकूफ हैं यार, पढ़े लिखे बेवकूफ है और कुछ नहीं होता। अब इस बस में ऐसा नहीं है कि आज कोई और बैठा है तो कल हम नहीं बैठेंगे या हमारे घर वाले नहीं बैठेंगे। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूंगा कभी भी आप मतलब दिल्ली से ये बसों का रूट तो अवॉइड करें, बिकॉज ये बहुत गंदे कंडीशन में ये लोग बसों को यूज करते हैं, बहुत गंदे कंडीशन में। ये एक और बस मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप मोड़ लो कैमरा ब्रदर। ये देखो अशोक ट्रेवल से जो भी होगा, नाम तो अशोक लिख रखा है। अब देखो इसके ऊपर कितना लोडिंग है और सामान ये अंदर मतलब इसके जो पीछे जो बूट स्पेस है उसमें भी रखा ही होगा। ये सभी ओवरलोड है, मैं बता रहा हूँ। अरे ये तो बिल्कुल ही, अभी तो ये थोड़ा सा मतलब इज्जत रखा है, थोड़ा सा कम लोड किया। आगे तो वो दूसरी वाली जो थी एक्सप्रेस वाली, वो तो बहुत ही, ये आपका इन्फोसिस हो गया। ये देखिए इन्फोसिस का ये ऑफिस है यहाँ पे इन्फोसिस का ऑफिस आप देखो। तो ये सारी चीजें हैं कि आप, और दिक्कत ये है कि आप मतलब इसमें लोग ही तो बैठे हैं ना, इस देश के लोग ही बैठे हैं, वो खतरे में है। वो खतरे में है यार। और जो कुर्सियों पे बैठे हैं वो भी इस देश के हैं। भाई किसका काटा जा रहा है? तुम्हारे देश के लोग का ही काटा जा रहा है ना। एक बस ढंग की, और अगर आप एक ढंग की बस लो, उसकी टिकट इतनी महंगी होती है कि हर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। जो वॉल्वोज होती हैं, वॉल्वो तो बहुत महंगी होती हैं भाई, 1000 से नीचे की टिकट बताता हूँ ब्रदर। ये मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, मुझे ये बताओ, सरकारी बसें चलती हैं, ठीक है? हाँ चलती हैं। प्राइवेट बसें चलती हैं। हाँ। आप क्या सोचते हो कि सरकारी बसों का किराया प्राइवेट बसों से कम होना चाहिए? हाँ होना चाहिए। सरकारी है ना। हाँ।
यार ब्रदर 800 रुपए का टिकट है बिना एसी का, बैठ के जाने वाले। नहीं, नॉर्मल टिकट, मतलब ये आप यहाँ से जाओ यूपी रोडवेज से, अच्छा, तो यहाँ आप परी चौक पे बैठो, 800 रुपए का टिकट है लखनऊ तक, ठीक है। नॉर्मल एसी नहीं है, कुर्सी सीट है, तो वैसी सीट बस पे बैठ के जाना है। प्रदेश परिवहन, हाँ वो वाली 800 रुपए, अभी रफीक गया था ना कुछ दिन पहले, 800 रुपए की वैसी टिकट है, ठीक है। 800 रुपए में स्लीपर देते हैं ये प्राइवेट बस वाले। हाँ, प्राइवेट बस वाले स्लीपर देते हैं 800-900 यानी अब सोचो, इसमें इनका स्लीपर दे रहे हैं, यानी इसमें इनका प्रॉफिट भी तो ज्यादा रखते होंगे ना, प्रॉफिट मार्जिन। बिल्कुल, गवर्नमेंट की प्रॉफिट मार्जिन रखेगी भाई, वो तो आप एज आपको सर्विस दे रही है ना, आप जो टैक्स दे रहे हो उससे सर्विस दे रही है। तो मतलब आप सोचो कि गवर्नमेंट उतना ही कमा रही है जितना ही कोई प्राइवेट बस वाला। XYZ कोई एनी गवर्नमेंट हो भाई, वो आज कोई और है, कल कोई और था, परसों कोई और होगा। तो सरकारी बसों का जो किराया है ना, वो प्राइवेट जितना है, ये सोचो आप। वो 800 रुपए में वो बंदे स्लीपर दे रहे हैं, सोचो, और आप चेयर दे रहे हो बैठ के जाने वाला। बैठ के जाएगा या लेट के जाएगा? इंसान तो लेट के ही जाना चाहेगा लखनऊ तक, तो दूर है दिल्ली से यार लखनऊ। अरे और मैंने फिर पता किया, एक बार आलमबाग में था, मतलब आलमबाग बस अड्डा है लखनऊ, तो वहां से मेरे को आना था इधर। तो ये प्राइवेट बसें क्या होती हैं कि किसी पेट्रोल पंप पे लग गई, किसी चौराहे पे लग गई, और वहां से बैठाती हैं सवारियाँ। अच्छा, ठीक है, ऑनलाइन बुक करो तो बता देती है मैं यहाँ पे इस पेट्रोल पंप पे हूँ, आप आ जाओ बैठ जाओ। और जो सरकारी बसें हैं वो तो भाई बस अड्डे से जाएंगी। तो मैंने बस अड्डे का स्लीपर का टिकट पता किया, तो वो बताया 1300 कुछ रुपए। 1300? हाँ, गवर्नमेंट बस 1300 कुछ रुपए। ये बंदे मेरे को 600 रुपए में लाए। ये रेड बस वाले होते हैं जो रेड बस पे होती हैं, प्राइवेट रेड बस पे प्राइवेट बसेस होती हैं। तो सवाल तो वही बनता है ना कि भाई सरकारी बस होके कैसे आपका टिकट जो है डबल है प्राइवेट बस से। 1 मिनट गाइस, ये देखो एडवेंट, ये यहाँ का बहुत मशहूर एरिया है, ऑफिसेज हैं यहाँ पे, रिटेल स्टोर्स हैं, ढंग से देखो। का ऑफिस है यहाँ पे, KPMG है, और नीचे आपका पूरा रिटेल स्टोर है। अभी आते हैं, यही सारी चीजें हैं। आप अपनी जरूरतें समझिए, है ना। और देखिए क्या होता है, अब वोट किसी को दीजिए, अगले दिन से अपने हिस्से का, अपने हक की चीजें तो मांग लीजिए आप उससे। लाइक आप 5 रुपए देते हो किसी दुकान पे, तो बदले में जो सामान चाहिए होता है वो सामान भी तो लेते हो, चाहे कोई भी दुकान वाला हो। तो आप XYZ किसी भी पार्टी को वोट दीजिए, वो आपका वो हो सकता है कि हाँ आपकी पसंद नापसंद हो सकती है, लेकिन अगले दिन ये तो देखिए आपके नाल लिए आपकी ये जो बसेस जो इस तरह से आपकी लाइफ को रिस्क पे रख के जाया जा रहा है, ये सारी चीज। सिर्फ ये यहाँ पे नहीं है, आप बिहार में चले जाओ, बिहार में तो इतनी गंदे तरीके से लोगों को बैठाते हैं, इतने गंदे तरीके से बसों में मतलब इतने बुरी हालत में बैठाते हैं कि वो क्या करते हैं ना कि जैसे बिना एसी वाली बसें होती हैं वहाँ पे, ठीक है, जो रोडवेज होती हैं, बिना एसी वाले स्लीपर कर देते हैं, ठीक है, स्लीपर बना देते हैं बिना, हाँ उसमें एसी नहीं है, स्लीपर है, चारों तरफ से ऊपर भी शीशा लगा देते हैं क्योंकि वो हवा ले सके बंदा। जैसे ऊपर जो स्लीपर है, अब नॉर्मल जो अगर नॉन स्लीपर बसेस में क्या होता है, खिड़की होती है एक लेयर पे, और वहाँ पे वो लोग ऊपर भी खिड़की लगा देते हैं और नीचे भी एक लेयर पे खिड़की लग गई। खिड़की इसलिए लगाते हैं कि बंदा वो ऊपर की खिड़की खोल के हवा ले सके, ठीक है। अब उसमें क्या करते हैं, गर्मी इतनी होती है कि मतलब मजदूर जो है सर बाहर करके सोते हैं खिड़की से बाहर। और एक बार क्या हुआ, मैं इमरजेंसी में आ रहा था, तो सिवान साइड इमरजेंसी में मेरे को आना पड़ा। तो हमारा यहाँ जिस जगह पे मैं था, तो वहाँ पे कुछ है नहीं, मतलब डायरेक्ट ट्रेन वगैरह चलती नहीं ना, बस चलती है। मतलब वहाँ पे डायरेक्ट आपको दिल्ली के लिए ट्रेन नहीं है, डायरेक्ट वहाँ पे दिल्ली के लिए बस नहीं है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना दिया। बात समझना है, मतलब अगर हवाई अड्डे का करोगे क्या जब वहाँ पे बस? आप यही तो सोचो ना कि सर यहाँ जहाँ पे जिस जगह से डायरेक्ट दिल्ली के लिए बस नहीं है,
जहाँ पे ट्रेन नहीं है वहाँ पे आप अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दे रहे हो, मतलब आपके पास रोटी नहीं है खाने को और आप रसमलाई की फैक्ट्री बना रहे हो कि यहाँ लोग रसमलाई खाएंगे। तो खैर वो दूसरी बात हो गई। तो एक बार उस बस में बैठा, तो वो सिवान साइड, बिहार साइड से आ रही थी बस। तो वो बस का जो टायर वगैरह था वो एक टायर ब्लास्ट कर गया। ओके, ठीक है, मैं बैठा, तेज चल रही होगी वो, स्पीड में होगी, नॉर्मली चल रही थी, एक टायर ऐसे ब्लास्ट कर गया। वो टायर वगैरह बदलते हैं नहीं, सिर्फ ब्लास्ट किया ना, उसी को रिपेयर वगैरह करके सील वेल के वापस लगा देंगे, ठीक है। तो इसलिए वो ब्लास्ट किया, और ब्लास्ट करने के बाद से वो छिलता हुआ गया था वो बस, मतलब बगल में ट्रक थी, अब वो एक टायर उसका ब्लास्ट किया, तो ट्रक की जो पीछे बॉडी होती है वो पीछे से इतना छीलता हुआ गया था। वो बंदे का सर उसमें आ गया। वो बंदे का सर बचा कैसे पता नहीं, बच गया वो। मतलब जब आवाज हुई तो बंदे सो रहे थे ऐसे बात समझो, ठीक है। और जब टायर ब्लास्ट किया तो वो उठ गए ऐसे कि क्या हुआ है ना। उसके बाद से ट्रक पूरा छील गया एक साइड से, तो बस जो है ट्रक से छील गया पूरा, मतलब आपको 1 फीट पूरा उसको यूं समझ लो डेंट मार दिया। वो ट्रक की बॉडी तो भाई लोहे की होती है, और क्या। तो किसी को कुछ हुआ नहीं, किसी को कुछ हुआ तो नहीं उस दिन, लेकिन वो कम से कम 10-12 बंदे जो है उनका मुंह ही नहीं रहता उस दिन। और क्या, वो तो बाहर निकाल के सोते हैं अपना। तो वही मतलब हमारे यहाँ आप जाओगे ना तो आप दिल्ली की बस भाई नहीं चलती यहाँ से बस, और एक कोई ऐसे चलेगी तो चली, फिर कहाँ गई पता नहीं। और ऐसे कोई सरकारी बस कभी कभार दिल्ली के लिए चले भी गई ना, मतलब कभी कभार चलती है, तो पता चलेगा दिल्ली से वहाँ से चली तो गोरखपुर 2 घंटा बैठ के सवारी जोड़ेगी, है ना, फिर लखनऊ जोड़ेगी। तो भाई उससे वहाँ से दिल्ली का बोल क्यों रहे हो, बोल दो कि जगह जगह बैठाते लेके आएगी। और सही बात है। तो हम वैसे जगह से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे अगर मतलब आपको 500 करोड़ रुपए हों, 300-400, और आपको वेस्ट करना नहीं आता, तो आप कुशीनगर चले जाओ, कुशीनगर, और वहाँ पे एक हवाई अड्डा बना देना। 500 करोड़ में कहाँ बन रहा है हवाई और मैं बता रहा हूँ, वो मतलब 3 लोग की गवर्नमेंट बदली वहाँ पे, और तीनों ने थोड़ा थोड़ा हाथ आजमाया उसमें, हवाई अड्डे में। हाँ, मतलब ये मत कहो कि ये गवर्नमेंट ने बना दिया और ये गवर्नमेंट ने उसका विरोध किया। 3 बार गवर्नमेंट रही 3 लोगों की, तो उसने क्या किया कि सबने बनवाया है। तो किसी को ये नहीं लगा कि भाई यहाँ पे ऐसा क्यों बनवा रहे हो, तो वेस्ट ऑफ मनी है ऐसे। अब एक दिल्ली की फ्लाइट उड़ती है वहाँ पे, है ना, नाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम का है, और दिल्ली की फ्लाइट एक आ रही थी, वो भी बंद कर दिया बंदा ने। तो अब फिर वो खंडर है नहीं, अब आप वहाँ पे आप मतलब अब ये है कि अब प्रॉपर अंतर्राष्ट्रीय हो चुका है, मतलब वहाँ से आप दुबई जा सकते हो, अमेरिका भी जा सकते हो, सिंगापुर भी जा सकते हो, दुनिया के किसी कोने में आप जा सकते हो, बशर्ते कि आपको अपना प्लेन लाना है और अपना पायलट लाना है। भाई ये तो प्राइवेट वो हो गया हवाई अड्डा, प्राइवेट जेट्स प्लेन के लिए। हम इतने रईस कहाँ भाई अपना प्लेन ले आए, हम अपना साइकिल ना ला पाए। प्लेन की बात कर रहे हैं। मैं एक बात कह रहा हूँ कि मतलब एक जोक मारते हैं ना, अब मतलब वहाँ से आप अपना जहाज लाओ, अपना पायलट लाओ और उड़ाओ। अच्छा, अरे उसमें तो 2-3 साल पता है क्या हुआ था, वो रनवे वगैरह बन चुका था उसपे, तो उसपे लोग गाड़ी सीखते थे जाके ऐसे उस रनवे पे। उसपे लड़के क्रिकेट खेलते थे, अरे भाई लड़के बाइक राइडिंग करते थे, क्योंकि वो 3-4 किलोमीटर का लंबा ट्रैक होता है रनवे, वो उस पे मैं भी जाता था, वहाँ पे खूब बस मस्ती होती थी। तो वो कुछ दिन वहाँ पे फ्लाइट उड़ी, उसके बाद फिर उसको भी बंद कर दिया। स्पाइस जेट वाले चला रहे थे ना, अब उनको सवारियाँ नहीं मिल रही थी, उनका लॉस जा रहा था, उन्होंने बंद कर दिया। बजट आ गया गाइस इस बार का, बजट आ गया। अगले साल से तो यूजर आईडी पासवर्ड भी रखेंगे आपके बैंक का। टेंशन ही खत्म है अब तो ये बोलेंगे कि भाई चड्डी पहनो तो हमें टैक्स दो। ऐसे भाई देखिए, टैक्स लेना बुरी बात नहीं है। आपका कनाडा में भी जाओ, कनाडा का आप एग्जांपल टैक्स तो हर कंट्री लेती है, कनाडा में टैक्स बहुत है यार। इस तरीके से ही प्रोग्रामिंग हुई है ये एवोल्यूशन के बाद। ठीक है, टैक्स लेना बुरी बात नहीं है, बट 30% टैक्स क्यों? कनाडा में भी मतलब टैक्स रेट हाई होता है, ठीक है,
लेकिन बदले में आपको पता है जो मिलता है अब बदले में जो आपको मिलता है आप इमेजिन नहीं कर सकते। हाँ, अब कुछ लोग सवाल पूछेंगे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, डाउट ये रहता है। हाँ। कुछ लोग ये बोलते हैं, मैं भी सेम ऐसी था, मेरा सर ने डाउट क्लियर करा। ये होता है कि अरे कनाडा की तो पॉपुलेशन कम है, यहाँ की बहुत है, इसलिए होता होगा, दिक्कत हो जाती होगी, टैक्स कितना ले गवर्नमेंट को कम पड़ जाता होगा। तो अब उसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि क्या होता है असल में बातचीत। तो सबसे बड़ी बीमारी जो लोगों को पकड़ रखा है, मैं बता रहा हूँ, वो ये है पॉपुलेशन हमारी ज्यादा है भाई, तो हम ऐसे बेकार हो रहे हैं। ये हमारे पॉपुलेशन ज्यादा है, उनका पॉपुलेशन तो कम है। और दूसरी चीज की गरीबी रेट बहुत ऊपर नीचे है, कि हम यहाँ पे गरीब भी बहुत है, अमीर भी हमारे यहाँ गरीब है, कनाडा में सब एवरेज है, ठीक कमाते हैं। तो ये एक बीमारी बहुत फैली हुई है कि पॉपुलेशन कम मतलब अमीर हो जाना, पॉपुलेशन ज्यादा मतलब एक देश के तौर पे गरीब हो जाना। आप मुझे बताओ नेपाल का पॉपुलेशन कितना है, श्रीलंका का पॉपुलेशन कितना है, थोड़ा सा है ना, तो क्यों नहीं अमीर हो गया। भूटान का कितना है, और भी छोटे छोटे देश हैं। और आप अफ्रीका के सारे देश उठा लीजिए, जिम्बाब्वे हो गया, नामीबिया हो गया, फलाना ये वो फलाने जाने कितने सारे छोटे छोटे देश हैं जो मिट्टी खाने पे मजबूर हैं। पॉपुलेशन कम है और मिट्टी खाने पे मजबूर है। आप सर्च करोगे पता चलेगा, वो मिट्टी को पका के खाते हैं। लाइक मिट्टी को खा के आप सरवाइव कर सकते हो, कैल्शियम वगैरह होता है उसमें, तो आप कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ी बीमारी जो है लोगों को फैल रखी है कि पॉपुलेशन ज्यादा मतलब वो घाटा है अपना। नहीं घाटा है, चीजें इसके उलट तरीके से चलती हैं। ज्यादा पॉपुलेशन मतलब आपके देश में बहुत ज्यादा फोर्स है, बहुत ज्यादा पावर है, आपके पास हाथ ज्यादा है। लाइक सपोज आप यूँ समझो कि कोई देश है जहाँ पे यंग जनरेशन मात्र जो है 20% है, वहीं पे कोई एक देश है जहाँ पे यंग जनरेशन 40% है। तो 40 और उसका देश का आबादी बहुत ज्यादा है, 40% यंग जनरेशन होना इट्स ए ब्लेसिंग। शॉपिंग कौन करेगा, यंग जनरेशन। गाड़ियां कौन खरीदेगा, यंग जनरेशन, है ना। जमीन कौन खरीदेगा, यंग जनरेशन। रोड पे चलेगा कौन ज्यादा, यंग जनरेशन। ड्राइविंग कौन करेगा, यंग जनरेशन, है ना। सो इकोनॉमिक का ग्रोथ जो है आपके यंग जनरेशन पे टिका हुआ है ब्रदर, ठीक है। और आप यूं समझो, आप इसको जो पॉपुलेशन आप लोग सोचते रहते हो, सामने देखो आप, ये वही है शायद। अब आगे हम ये पॉपुलेशन पे चर्चा जारी रखेंगे। अभी हम आपको एक बहुत अच्छी चीज दिखाते हैं। जो बसों की बात हो रही थी, हम एग्जैक्टली इस टाइम 0 पॉइंट पे हैं। 0 पॉइंट मतलब कि आप यूँ समझ लो, नॉलेज पार्क एक एरिया पड़ता है, यहाँ से देखिए। हाँ, ये देखिए, ये नॉलेज पार्क का एरिया। तो ये पूरा एक जीरो का एक सर्कल बनता है रोड का, तो इसको लोग 0 पॉइंट बोलते हैं। यहाँ से यमुना एक्सप्रेसवे शुरू होता है, नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे जहाँ पे खत्म होता है, वहीं से नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे शुरू होता है। अब यहाँ पे आप देखो बसों को, अब क्या होता है, लोग सीधे 0 पॉइंट पे आते हैं, वो बस पकड़ते हैं बिहार के लिए, गोरखपुर के लिए। तो ये लोग बुक करके ना, जो लोग इस साइड रहते हैं ऑनलाइन बुक करके, वो लोग यहीं पे खड़े रहते हैं। ये देखो खड़े हुए लोग यहाँ पे, तो ऐसे लोग खड़े थे। और पार्क देखो कैसे गाड़ियां लगा रखी हैं एकदम रोड पे। और अभी थोड़ा 10 बज रहा है, 12 होते होते ऐसे 2-3 गाड़ियां हमेशा आती रहती हैं, यहाँ से सवारियां बैठाती हैं। तो पॉपुलेशन पे हम बात करें, सपोज हम और ये नमन है, मैं और नमन हूँ, सामने कोई एक बंदा गवर्नमेंट है, हम 2 बंदे हुए, हमने दिया 20-20 रुपए टैक्स, 100 रुपए हमने कमाए, 20% हमने टैक्स दिए, 40 रुपए हुए, ठीक है। और गवर्नमेंट ने फिर 40 रुपए हम पे खर्च कर दिया, ठीक है। 2 बंदों ने टैक्स दिया, 2 बंदे पे खर्च हो गए। यहीं पे सपोज कोई एक और देश है जहाँ पे 8 बंदे हैं, 8 बंदों ने 160 रुपए टैक्स दिया, 100 रुपए भी कमा रहे थे। 160 रुपए टैक्स दिया, 160 रुपए गवर्नमेंट ने खत्म कर दिए, वापस लगा दिया रोड वगैरह बना के वगैरह लगा के। तो बात तो वही है, पॉपुलेशन ज्यादा मतलब आपके पास ज्यादा टैक्स जा रहा है, पॉपुलेशन कम है यानी कि आपके पास कम टैक्स जा रहा है, सिंपल सा चीज है। अब आप कहोगे सब कोई बराबर नहीं देते होंगे, कोई गरीब है अमीर है, तो जाहिर सी बात है कोई 30 रुपए देगा, कोई आप मान लो कि चलो कि कोई 15 रुपए दे रहा है। लेकिन बात तो वही हुई ना, ज्यादा पॉपुलेशन मतलब आपके पास ज्यादा रेवेन्यू जा रहा है, आप ज्यादा पैसा कलेक्ट कर रहे हो लोगों से। आपको यकीन नहीं होगा ना, आप सिंपल सा मैथमेटिक्स यूज करना कि एक्सप्रेसवेज बनते हैं, ठीक है, उस पे टोल लगता है। एक्सप्रेसवेज बनने का खर्चा पूरा जोड़िए, और जितना टोल जितना कलेक्ट होता है और मेंटेनेंस जितना लगना चाहिए, आप उसका जोड़ के देखो पूरे एक्सप्रेसवे का खर्चा कितने साल में निकल जाता है।
उसके बावजूद भी हम टैक्स देते रहते हैं, टोल टैक्स। और टोल टैक्स कितना हाई है पता है यहाँ से? तो मैंने देखो, मैं गाड़ी ड्राइव नहीं करता, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे हम गए दिल्ली से नोएडा और टोल पड़ा, तो टोल कम से कितना पैसा लेगा? दिल्ली नोएडा एक सिटी का रास्ता हो गया, सिटी के रास्ते पे टोल नहीं लगता। और जब यहाँ से आप दिल्ली से आगरा जाओगे तो आपको टोल पड़ेगा। तो कितना देना पड़ता है? अब जैसे मान लो यहाँ से हम निकले, मतलब ये एक एक्सप्रेसवे हुआ, थोड़ी दूर में टोल आ जाता है, 40 किलोमीटर पे टोल पड़ जाएगा, यानी कि हर 80 किलोमीटर पे आपको लगभग 150 रुपए का एवरेज निकाल लो आप। 150 रुपए एक बारी में देना पड़ता है? 150 रुपए एक बार में। और ये वन वे है? हाँ। और वापसी में भी देना पड़ेगा ये, जब वापस आएंगे हम आगरा? हाँ। ओके। 80 किलोमीटर पे मैंने ज्यादा वो बता दिया यार, यहाँ से 40 किलोमीटर पे जेवर पड़ जाता है, 150 वहाँ देने पड़ते हैं। और फिर वहाँ से 60 किलोमीटर पर एक और पड़ता है, 150 वहाँ देने पड़ते हैं। 60 किलोमीटर पे एवरेज मान लो, 60 किलोमीटर यानी कि 300 रुपए पे आपको 150 रुपए टोल देना है भाई साहब। 50%, ऑलमोस्ट 40 to 50% टोल टैक्स। 50 to 40% यानी कि 40% ऑफ द फ्यूल कॉस्ट। मतलब यहाँ से आपको जाना है 40 किलोमीटर, फिर वहाँ से 60 किलोमीटर पे वो आता है, क्या कहते हैं, मार्ट आता है, मथुरा वाला। ठीक है, तो एवरेज निकाल लो, 60 किलोमीटर पे टोल आएगा और 150 रुपए आपको देना रहता है एवरेज। कहीं पे मतलब 150 लगता है, कहीं पे 135, कहीं पे 160, ऐसे होता रहता है। तो आप एवरेज मान लो 140 भी मान लो, तो आपको 60 किलोमीटर जाने में 3 लीटर तेल लगने हैं। नॉर्मली 20 की गाड़ियाँ एवरेज देती हैं, ठीक है। तो 300 रुपए पे आप 140 रुपए 130 रुपए दे रहे हो, यानी कि 40% ऑफ द फ्यूल कॉस्ट आ रहा है आपका। भाई ये कोई टोल टैक्स है? तेल भी भराओ तुम गाड़ी में, ये कोई टोल टैक्स है? और ऑलरेडी आप रोड टैक्स देते हो ब्रदर। जब रजिस्ट्रेशन होता है तो उसमें सब आता है, ये टैक्स, वो टैक्स, ये टैक्स। तो एटलीस्ट तुम टोल, मतलब तुम चलो तुम ले लो, पर इतना तो मत लो कि हर किलोमीटर इतने पे और इतने पे तुम टोल बना दो। तुम बहुत बड़े, जैसे मुंबई से दिल्ली जा रहे हैं तो एक बार टोल ले लो, बस खत्म हो गई बात। मेरे हिसाब से एक बार भी लेते हैं ना, तो पूरा जोड़ के लेते हैं। जैसे आप आगरा गए ना, आगरा गए तो आगरा में आपको बीच बीच में नहीं कटाने हैं टोल। अगर आप मान लो एंट्री कर रहे हो, है ना, आगरा में एंट्री किए और आप एग्जिट कर रहे हो सीधे लखनऊ में, जहाँ पे एक्सप्रेस वे खत्म हो रहा है, तो यमुना एक्सप्रेस। हाँ नहीं, वो आगरा लखनऊ बोलते हैं उसको। यमुना एक्सप्रेस तो आगरा खत्म हो जाता है। तो यमुना एक्सप्रेस में बीच बीच में टोल आपको रुक के लेना होता है, या फिर आपको मतलब लेना नहीं होता है, फास्ट टैग से कट जाता है वो, है ना। और आपको जो आगरा वाला बना तो वो सीधा है कि एंट्री करे हुए, और जब एग्जिट करोगे तब कटेगा। रोड के बीचों बीच टोल नहीं है, आपको रुकना नहीं है। तो वहाँ पे एक ही बार कटता है 600 रुपया सीधे लखनऊ तक का। 600? हाँ, 300 किलोमीटर है, 600 रुपये। तो मतलब दुगना किलोमीटर के हिसाब से। हाँ, अगर 300 है तो 600, 400 है तो 1200। 180 किलोमीटर लखनऊ, ये दिल्ली आगरा है। हाँ, 360, तो 400 रुपए का टोल लगता है पूरा। यहाँ 400 रुपए का टोल यार भाई सब बहुत गंदा हालात। तो भाई उस हिसाब से तो फिर हमें रोड मिल ही नहीं रहे, अगर इतना टोल ले रहे हो। आप रोड खरीद के चल रहे हो? नहीं ठीक है, गडकरी साहब बनवा रहे हैं रोड, नहीं वो बता रहा हूँ, हमसे खून चूस के रोड बनाया जा रहा है। आप स्कूल क्यों नहीं बना रहे हो? और ये एक्सप्रेसवे का चक्कर क्या है, वो रियल एस्टेट से बहुत बड़ा इसका वो है। रियल एस्टेट से मतलब एक बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, शॉर्ट में बताता हूँ। आपने एक्सप्रेसवे बनाया, ठीक है, जैसे ही बना रहे एक्सप्रेसवे, आजू बाजू के किसानों से सारा प्लॉट उठा लीजिए। एक्सप्रेसवे तो खेतों पे ही बनेगा ना, खेतों पे ही बनेगा। हाँ। तो उसके आजू बाजू की भी जमीनें उठा लीजिए। हाँ। और एक्सप्रेसवे क्या हो गया कि हाँ मतलब बहुत बड़ा डेवलपमेंट के तौर पे देखा जाता है। हाँ। आजू बाजू 4 कंपनियां उठा के रख दीजिए, है ना। हाँ। अब वहाँ की जो जमीनें जो आपने सपोज 1 लाख रुपए, सपोज 5 लाख रुपए जो है बीघा वहाँ को बीघा नहीं कह सकते, वो है सर्किल रेट वहाँ का। अच्छा, सर्किल रेट। खेतों का 5 लाख रुपए सर्किल रेट नहीं होता है, वैसे बहुत कम होता है। XYZ मान लो, है ना। तो 4 गुना आपने 3 गुना मुआवजा दे दिया किसान से, किसान को उठा लिया आपने 20 लाख रुपए के रेट से उठा लिया आपने, है ना। और उसका रेट कितना चला जाएगा पता है? कितने में पब्लिक को मिलेगा? 1 करोड़ में 100 गज। मतलब किसान से उठाई सस्ते में। हाँ। और पब्लिक को बेचोगे महंगे में, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्ट दे दिया ना। अच्छा, और उस प्रोजेक्ट पे पब्लिक यहाँ इन्वेस्ट कर देगी अपना पैसा। पब्लिक आओ भाई, यहाँ पे एक्सप्रेसवे आ गया, ये होगा वो हो गया। और वहाँ पे आजू बाजू एक तरीके से चूतिया ही काट रहे हैं। अब उसके अलावा आपको एक और ढोल पीटनी है कि भाई यहाँ पे तो फिल्म सिटी आ रहा है, अरे यहाँ पे एयरपोर्ट आ रहा है। एयरपोर्ट आएगा 15 साल बाद,
उससे पहले सारी जमीनें बेच दोगे और कई कहते कितने लाख करोड़ का पैसा इकट्ठा कर लो। और सिर्फ वही थोड़ी होता है, जो पब्लिक जो एक एक प्लॉट खरीदेगी और जाएगी रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री कराएगी, तो एक रजिस्ट्री की खर्चा भाई साहब 7% 8% टैक्स आता है, स्टाम्प ड्यूटी। तो मगर 80 लाख का कोई प्लॉट ले रहा है तो 10 लाख रुपए तो उसको रजिस्ट्री कराने में लग गए। अब बताओ रजिस्ट्री का भी अलग से चार्ज, मतलब हम ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं अपनी कमाई में, हर सामान में। मतलब एक चीज है, मैंने ये चीज देखी है, जैसे आप सपोज कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी लेने जाते हो कहीं पे भी, तो उसका एक रेट होगा, फिर एक पैसा जाता है उसमें सरकार को, वो भी लाखों में होता है, वो भी लाखों। ये रजिस्ट्री और ये टैक्स और ये वकील को पैसा, ये बिजली मेंटेनेंस और ये पता नहीं क्या क्या लेते हैं। मेंटेनेंस तो जाता ही है, जो मैं बता रहा हूँ, उसकी रजिस्ट्री का जो परसेंटेज है वो 7% है। 7%? हाँ। आपने 80 लाख का कोई जमीन लिया, तो पहले ही आपने उतना तो अथॉरिटीज को पैसा दे ही दिया, किसान से तो कौड़ी के भाव में उठाए थे ना, है ना। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, मेरा दोस्त बताता है, ये इसके आजू बाजू ना 2 लाख रुपए के रेट, 2 लाख में 100 गज की जमीन उठाए गए थे यहाँ पे, मैं उतने के रेट 2 लाख की 100 गज? बहुत टाइम पहले से, बहुत टाइम, उतना सस्ता उठाया गया। ये सब जेपी का काम होंगे यहाँ पे, ऐसे नाम नहीं ले सकते हम। सॉरी गाइस, हम यहाँ इसको बीप कर देंगे। बीप नहीं भी करेंगे क्योंकि मतलब अभी जो है गवर्नमेंट उनके वाले फेवरेट नहीं है। मायावती के टाइम पे ये सारा काम हुआ था, है ना। और हम गवर्नमेंट की बात कम करते हैं, हम कम करते हैं, हम प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, हम प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं। सॉरी गाइस। तो बहुत कम दाम में उठाया गया, और यहाँ पे अभी यहाँ पे आउट एरिया है, और यहाँ पे एक ना गुलिस्ता क्या खिलाया गया, फिल्म सिटी आ रही है, फिल्म सिटी आ रही है, फिल्म सिटी आ रही है, नई फिल्म सिटी, हाँ, नई फिल्म सिटी आ रही है। भाई जाके देखो, यहाँ मेरे को आगे 4 साल हो गए, 4 साल पहले से ना सुशांत सिंह राजपूत का जब डेथ हुआ था ना, तब से ये डिडोरा पीटा जा रहा है कि ये फिल्म सिटी आ रही है, फिल्म सिटी आ रही है, फिल्म सिटी आ रही है। और 4 साल हो गए उस चीज को। अब बताओ कहाँ है फिल्म सिटी, चलो मुझे दिखाओ क्या क्या बन गया। और जितने भी यहाँ पे रियल एस्टेट के मतलब बिल्डर हैं या प्लॉट बेच रहे हैं, जितने भी कंपनीज हैं, सबने बोर्ड पे लगा रखा है फिल्म सिटी 2 किलोमीटर और जीआर रोड पे 3 किलोमीटर। तो यकीन नहीं होगा, जो मतलब यहाँ पे जो लोग फ्लैट लिए हुए बता रहे हैं, जब हम लोग 10 साल पहले फ्लैट ले रहे थे ना, यहाँ पे बुक कर रहे थे, तब से सुन रहे हैं हम लोग जेवर एयरपोर्ट का। हाँ, जेवर एयरपोर्ट का तो जी हमारा तो गांव ही वही है। हाँ। खुर्जा दादरी, वो खुर्जा का कोड, वो जेवर से 10 मिनट दूर है बस। हमारी जमीनों के भी साथ हुआ है ना ये सब, प्लान व्लान कर दिया। हाँ। उन्होंने नाकाबंदी कर दी है कि अब तुम कुछ नहीं कर सकते अपनी जमीनों के ऊपर। आप सिर्फ अपनी जमीन किसी को बेच सकते हो, ना आप वहाँ कंस्ट्रक्शन कर सकते, ना कुछ कर सकते। हमारे सारे गाँव की जमीन को गवर्नमेंट ले चुकी है, वो कह रही है कभी भी वो वहाँ पे आके कोई भी काम शुरू कर सकती है, उनका ये है। मैंने कहा यार ये तो फिर इनकी तानाशाही सी होगी एक तरीके से। वही चीज है, ये अपनी जमीन पे भी हमारा ही हक नहीं है। वही चक्कर है। तो बात ये थी कि सबसे पहले तो बॉडी का सबसे पहला एक काम है, एक सिंपल सा फंडा है, सबसे पहले एक्सप्रेसवे पास कर दो, ठीक है। आजू बाजू की जमीन सब एक्वायर कर लो, कोई प्राइवेट प्लेयर ना घुसे। फिर उन जमीनों को 20 गुना 10 गुना दाम में आप पब्लिक को बेचो। फिर पब्लिक को जमीन खरीदने के साथ रजिस्ट्री भी कराएगी। हर 100 गज पे 10 लाख रुपए का खर्चा जोड़ लो आप, जो जाएगा स्टाम्प ड्यूटी की तरफ से, ठीक है। और उस वजह से आपको एक्सप्रेसवेज बनाने के साथ साथ एक्सप्रेसेस का टोल तो हम दे ही रहे हैं, ठीक है, वो कर्जा तो हम चुकता कर ही रहे हैं। और उसके आजू बाजू की जमीनें भी इतने लाख करोड़ दे जाएंगी उनको कि एक्सप्रेसवेज तो उनको फ्री में बनाना पड़ गया। और मैं आपको बता रहा हूँ, अब आप ये यमुना एक्सप्रेसवे है, आप मुझे बताओ, आप मैं आपको दिखा रहा हूँ, यमुना एक्सप्रेसवे इतना खाली है, 9-10 बज रहे हैं, खाली है ना बिल्कुल। इससे ज्यादा 3 गुना ट्रैफिक अभी झेल सकता है कि नहीं झेल सकता? बिल्कुल झेल सकता है ना। और ये एक्सप्रेसवे जाता है उन्नाव के पास से होके। उन्नाव मतलब कानपुर एक जगह है। अच्छा। और कानपुर से 40 किलोमीटर से दूर से होके गुजरता है। 50 किलोमीटर मान लो, 60 किलोमीटर मान लो, है ना। तो 50-60 किलोमीटर दूर से होके गुजरता है उन्नाव के पास से। ये उन्नाव और थोड़ा पहले ही मैंने उन्नाव भी 30-40 किलोमीटर पड़ जाता है मैक्सिमम। अगर वो जगह होगा तो एक पुलिया पड़ती है वहां से, जो कानपुर है 60-70 किलोमीटर दूर है। तो आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटर क्या करोगे भाई, वो 60 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे और बना दोगे, इसको जोड़ दोगे, यही करोगे ना। और ये एक्सप्रेसवे इतना खाली है, सोचिए इतना खाली दिख रहा है, इससे 3 गुना ट्रैफिक और हैंडल कर सकता है। तो हुआ क्या है, जस्ट इसके बाजू में बुलंदशहर पड़ता है, इसके पास में। तो बुलंदशहर से कानपुर तक एक नया एक्सप्रेसवे शुरू कर दिया गया बनाने के लिए, कि
बाजू से एक्सप्रेसवे गुजर रहा है, उसको एक्सटेंड नहीं करेंगे। भाई हम एक नया एक्सप्रेसवे बनाएंगे ना कानपुर तक, और यहीं से 20-25 किलोमीटर राइट लेफ्ट आप जाओगे तो बुलंदशहर पड़ेगा, तो वहां से निकाल रहे हैं। एक्सप्रेसवे बनाने का कोई मतलब नहीं है, बस जमीनें वहां पे बेचनी है, आप समझे नहीं आप। जमीनें बेचने के लिए ऐसे प्रोजेक्ट्स पास होते हैं। हाँ, ये सारी चीजें यही सब होता होगा। और क्या यार बड़े, मैं कहा एक कानपुर के लिए एक्सप्रेसवे पास हो रहा है। भाई कानपुर के पास से ही क्यों गुजरती है एक्सप्रेसवे ये, अब बताओ। तो इस तरह से पैसे को ना आग में पकाया जाता है एक तरह से। तो वही है, आप टैक्स लेना बुरी बात नहीं है भाई, हमें दो तो सही। आप हमें प्राइवेट स्कूल में हमें जाना पड़ता है, सरकारी में जा नहीं सकते। सरकारी में क्या आप अपने मतलब थर्ड, आप अब एक और चीज बताता हूँ, आप इस एक्सप्रेसवे से जाओगे ना, आजू बाजू प्राइमरी विद्यालय मिलेंगे, खंडहर बने पड़े। तो मतलब आप कॉन्ट्रास्टिंग इमेज देखना, बगल में वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवेज और बगल में थर्ड क्लास स्कूल, ये कॉन्ट्रास्टिंग इमेज है। एक बार मैंने गया था तो मैं ऐसे रिकॉर्ड भी किया था। और सिर्फ यही नहीं, ये तो मायावती ने बनाया, लखनऊ से आगरा वाला वो समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट ने बनाया। ये तो अखिलेश यादव ने बनाया था, यमुना एक्सप्रेस। नो 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 नो, मायावती ने। ये प्राइवेट एक्सप्रेसवे है, जेपी का है, ये टोल करता है जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर भाई। ये हम प्राइवेट एक्सप्रेसवे पे चल रहे हैं, इसके बाद सबको आँख खुला तो गवर्नमेंट ही बनवाने लगी एक्सप्रेसवे। इस पे टोल करता है, जेपी के जमीन पे जेपी ने बनाया हुआ है, जेपी का रास्ता है, प्राइवेट रास्ता है, सोचो। तो ऐसा है माहौल। तो जब वहां पे हम जा रहे थे ना, कि जब आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जो बनाया था समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट ने बनाया था, तो उसके भी रोड की साइड में जब जाओगे, गांव है, प्राइमरी विद्यालय एकदम थर्ड क्लास दिखता हुआ, खाली खंडहर सा दिखता हुआ, सोचो ये हालत है। तो भाई अब रोड आप बना रहे थे तो आपको स्कूलों की दशा नहीं दिखी? दिखनी चाहिए थी ना स्कूलों की दशा। ये आगरा वाली बसें हैं, बिहार का नंबर है। हाँ? ये आगरा छोड़ती है। तो ये हालत थी, तो सबने मिलके सब हमारा जो है ना, हमारे टैक्स को पैसा को आग ही लगाया है। ऐसे जगह लगाते हैं कि जहां हमें जो है बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं है हमें उससे। आप पहले के जमाने में सुनते होंगे, अरे हम तो नदी पार करके स्कूल जाते थे, अरे हम तो तैर के जाते थे, 10 किलोमीटर पैदल चल के जाते थे, है ना। आप कभी सुने थे कि हम मतलब 20 किलोमीटर तैर के जाते थे एक्सप्रेसवे देखने? क्योंकि एजुकेशन का महत्व है कि हम तैर के भी जाएंगे, हमें रास्ते की परवाह नहीं है, हमें स्कूल की परवाह है, हमें एजुकेशन की परवाह है ना। और अभी क्या हो गया है, एजुकेशन की परवाह नहीं है, हमें एक्सप्रेसवे की परवाह है। आप हमें कच्चा रास्ता दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें गड्ढे दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें स्कूल दे दो, हम सारा काम समझ लेंगे। मतलब एटलीस्ट कच्चा रास्ता नहीं, पर एक ऐसा रास्ता कि हम स्कूल तक चले बस स्कूल तक चले जाए हम। अरे स्कूल में इतना पैसा खर्च हो रहा है बेइंतहा। आप एनसीआर में रह के 2 बच्चे पढ़ाने में आपके पसीने छूट जाएंगे। आप गांव चले जाओगे, 50-60 हजार कमा के भी 20 से 25 हजार आप रेंट दे दो 2 BHK का, ठीक है। और एक प्राइवेट स्कूलों में 6,000-7,000 रुपये फीस है, 7,000-15,000 ये हो गया, 10-15 हजार में खा के खत्म। मतलब जिंदा रहने के लिए आप कमाओगे बस 50-60 हजार पा के भी, बस जिंदा रहोगे। और गाड़ी वगैरह ले लिया तो फिर किस्तें भरने में जिंदगी खत्म। अब आप सोचो वहीं पे कितना बड़ा रिलीफ होता। भाई स्कूल बना दो, 15,000 बच रहे हैं हर महीने के। यही सारी चीजें हैं। क्या बोले गाइस। और प्लीज डू नॉट कनेक्ट दिस विथ एनी पार्टी और गवर्नमेंट, ऐसा वैसा कुछ नहीं। क्योंकि हर सपोज सेंट्रल में किसी गवर्नमेंट है, भाई स्टेट में तो डिफरेंट गवर्नमेंट होती है ना। तो आप पूरे इंडिया का वो निकाल लो, आप स्कूलों की हालत देख लो, हॉस्पिटल्स की हालत देख लो, पता चल जाएगा।